अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। अब से कुछ देर कबल मेंबर कौमी असेंबली मोहसिन दावर ने DGISPR के तकरीबन हर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उनका कहना था कि सवाल फंडिंग का है तो हर जलसे को एक DG म्यूजिक साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं होती। जो जलसा PTI करोड़ों रुपए में करवाती है वो हम 1.5-2 लाख में कर लेते हैं और वो पैसे भी हम उसी जलसे से इकट्ठे करते हैं। हमारे जलसों में लोग खुद गाड़ी करके आते हैं, हमारे पास तो उन्हें बिठाने को भी पैसे नहीं। हम तहकीकात के लिए तैयार हैं और हम बहुत शुक्रगुजार होंगे कि अगर हमें ऑपरेशन में मारे जाने वाले और जेर हिरासत अफराद की लिस्ट मुहैया कर दी जाए। नाज़रीन, उनका ये भी कहना था कि हमें DGISPR की तकरीर के बाद रियासत पाकिस्तान में जमहूरियत की हैसियत का अंदाज़ा हो गया है। PTM के जिन मुतालबात को सेनेट की कमेटी ने तस्लीम किया उन्हें मिलिट्री ऑफिसर ने कुल्ली तौर पर चैलेंज कर दिया। उनका ये भी मानना था कि हमने आज एक हाइब्रिड मार्शल लॉ का मुशाहिदा किया है। वी आर विटनेसिंग अ हाइब्रिड मार्शल लॉ इन द कंट्री। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम मुलव्विस हैं, अगर हमारा कोई साथी मुलव्विस है तो सबूत पेश किया जाए। ये एक रियासत है, एक सिस्टम है यहाँ। उनका कहना था कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी है, उन्होंने किन किन लोगों से मिलना है, उन्होंने क्या फिक्र और सोच अपनानी है, इसका फैसला आसिफ गफूर साहब नहीं कर सकते, ये वो खुद कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है और जो हक पाकिस्तान के आइन ने हर शहरी को मुहैया किया है वो एक इदारे का तर्जुमान नहीं छीन सकता। नाज़रीन, मोहसिन दावर ने यह गुफ्तगू अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मिलने के बाद की। DGISPR की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी की PTM से हमायत को तल्ख लहजे में बयान करने के बाद आला क़यादत की मुलाकात मायने खेज है। लेकिन बदकिस्मती से, जिस तरह हम कल कह रहे थे कि जब तक एक सिविलियन डिस्पेंसेशन इस तरह के मामलात को हल नहीं करती, जब तक पार्लियामान के अंदर खुल के डिबेट और गुफ्तशुनीद नहीं होती और मुत्तफ़िक़ा एक फैसला नहीं होता, जब तक इस मुल्क की इज्तिमाई दानिश जो है वो एक्सरसाइज नहीं होती, तब तक यही फॉल्ट लाइंस हैं जो सोसाइटी के अंदर डेवलप होती चली जाएंगी। और आज भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ वो वहाँ। The fault lines and the division lines are being created and deepened as we speak. आज शो में आगे चल के आपको बताएंगे लोकल बॉडीज बिल भी पंजाब में पास उसको भी मूव किया गया है। उसके कौन से चीदा नुकात हैं वो आपसे शेयर करेंगे और क्यों ये अब आके इसके ऊपर काम शुरू हो रहा है या इसको मूव करवाया जा रहा है, जबकि वादे कुछ और किस्म के थे। और वो कौन से बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं तहरीक इंसाफ के जो नैब भी दरगुजर कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है और बदकिस्मती से डिटेल के अंदर उससे पूछगछ नहीं हो रही PTI के लोगों की। ये सारा कुछ आज कवर होगा शो के अंदर। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब MA मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ताज हैदर साहब मौजूद हैं, साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं, रहनुमा है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ शहबाज गिल साहब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ताज हैदर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑलवेज अ प्लेजर सर। मगर आपसे पूछना ही चाहती हूँ सर कि ये टाइमिंग मुलाकात की बहुत अहम है, बहुत मायने खेज है। 24 घंटे भी नहीं गुजरे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए और आपकी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का मोहसिन दावर से मिलना और उसके बाद ये बयानात मोहसिन दावर की तरफ से भी सामने आना, क्या और कीपिंग इन माइंड के हाल ही में एक क्या पोस्चरिंग और एक क्या नैरेटिव भी अपनाया हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, आप एक लड़ाई जो है वो अपनाने को तैयार है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहैसियत जमात? देखिए, ये मामला बहुत संजीदा है और मेरे ख़्याल से लड़ाई में इस मामले का हल नहीं है और इसको आप ये समझिए कि ये संजीदा मामला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे अलग थलग नहीं रह सकती। हमें ये मुल्की सलामती का मामला है, इसको हमें देखना है और इसका एक हल निकालना है। अच्छा, इन मसाइल के फ़ौजी हल नहीं होते और ये बात बड़ी खुशाइन थी कि सेनेट की कमेटी ने इनके रहनुमाओं को बुलाया था और उनसे बातचीत की थी और एक हल की तरफ आप बढ़ गए थे। फिर हमारे मुल्क के जो इदारे हैं उनको भी कुछ उनके पास मालूमात हैं, कुछ शिकायत हैं। वो शिकायत सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन जो अपर हाउस है उसकी डिफेंस कमेटी मौजूद है, वो इनको देख सकती है। जिस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि तसादुम से ये मामला हल नहीं होगा। मिलिट्री सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे दुश्मनों के लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं कि वो बीच में दखल अंदाज़ी करें। और पहले ही वो इलाका जो है वो काफ़ी कशमकश का शिकार रह चुका है और काफ़ी तसादुम का शिकार रह चुका है। ठंडे दिमाग से इस पर बैठ के
सियासतदानों को एक हल तलाश करना चाहिए, मफाहमत निकालनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी जो आज मिली है मोहतरम मेंबरान कौमी असम्बली से, तो वो यही कोशिश है कि एक हल इसका निकाला जाए, सबकी बात सुनी जाए और फिर एक ऐसा हल के जो देर पाओ वो इसका निकाला जाए। जो मसाइल हैं जो अपने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कह रहा है, वो मसाइल बड़े जेनुइन मसाइल हैं और उस पर हर पाकिस्तानी फ़िक्रमंद है। अहम चीज़ ये है कि उन मसाइल का हल हम और इदारे और सारे सियासी लोग मिल के निकालें और उसमें पेशरफ्त। बिल्कुल ताज हैदर साहब, आपकी बात सही है, मगर कहने का ये मकसद है सर कि क्या ही बेहतर होता कि अपर हाउस की डिफेंस कमेटी को पहले एतमाद में लिया जाता मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, क्योंकि सेनेट पहली पेश इशू पे रहा है और पहले ही जिस तरह की ये पूरी उनकी डिमांड्स हैं इसके ऊपर इंडोर्स भी किया गया इनको सेनेट की तरफ से। तो आपको लगता है कि ये रूट जो है इससे ये इशू मजीद जो है वो एक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है, जबकि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे मुंतखब नुमाइंदे सर जोड़ के बैठे इस इशू को रिजॉल्व करें, अगर तमाम तर शवाहिद और सबूत जो हैं वो बेशक इन कैमरा ब्रीफिंग में सामने रखे जाएं, तो फिर भी एक ह्यूमन राइट्स के इशू को बड़ा केयरफुली ट्रेड करके रिजॉल्व किया जा सकता है, एज अपोज टू जो हम देख रहे हैं बनते हुए रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ एंड वाइस वर्सा। देखिए, वही है कि एक इलाका तबाह हो चुका है, नस्लें तबाह हो चुकी हैं, जिस ट्रॉमा से वो गुजरे हैं उसने भी काफ़ी उस पर असर डाला है। अब ये कि जो सेनेट की कमेटी थी, सेनेटर साहब जिसकी क़यादत कर रहे थे, उसने उनको बिठाया, उनकी बात सुनी। अब इदारों के पास, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ शिकायत मौजूद हैं, सेनेट की कमेटी डिफेंस की जो है उसको भी बुलाना चाहिए और देखना चाहिए। और ये ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा सर नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम देयर डिमांड्स, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मेरा आपसे प्रोसेस के ऊपर सवाल है। डू यू थिंक कि पहले डिफेंस अपर हाउस की डिफेंस कमेटी को एतमाद में लेना चाहिए था इस इशू के ऊपर और फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी? इट्स नेवर टू लेट एंड वी डोंट एक्सपेक्ट army men to find solutions. It's the job of the politicians to find solutions to these complicated problems. तो सेनेट की डिफेंस कमेटी अब बैठ सकती है और उनको बुला सकती है, लेकिन बात यह है कि ये एक मसला है। आपको पता है कि जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं बड़े बड़े ठोस हैं, बड़ी स्पेसिफिक डिटेल शेयर की है DGISPR ने, रॉ और NDS की फंडिंग का भी हवाला दिया है सर। नो, आई हैव टेकन दैट द कॉग्निजेंस ऑफ दोज ब्लेम्स और एलिगेशंस, लेकिन ये कि एक तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और बाज़ औक़ात मैं एक दफ़ा भुट्टो शहीद के साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि जो मदद लेने वाले हैं वो बाज़ औक़ात उन्हें पता भी नहीं होता कि ये मदद कहाँ से आ रही है, वो 3-4 हाथों से होती हुई आ जाती। लेकिन अगर सिचुएशन एक्सप्लोसिव है, अगर तसादुम की सिचुएशन है, तो वो बाहर की जो एजेंसीज़ हैं, जो दुश्मन ममालिक हैं, उनको ये मौका फराहम करती हैं कि वो मदाखलत कर सकें। ऑफ कोर्स सर, वो तो मौका करेंगे। कल कहा गया टाइम इज अप, आज सिटिंग MNA मोहसिन दावर ने जवाब दिया, आवर टाइम इज नॉट अप, it has just started. So the collision course is very much happening right now, sir, as we speak. No, we must avoid the collision. तो ये तो हो रहा है. We must avoid the collision. We must avoid it. How do we avoid it, sir? दूसरा, media has a role to play. खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि ढाल के media has a role to play. Media absolutely has a role to play, sir. मगर ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब को। खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा, मुत्तफिक हैं? मैं खान साहब पे क्या बात करूं, छोड़िए ना। अब अगर उनकी पॉलिसियां भी ISPR बताता है, अगर वो ख़ुद अपनी पॉलिसियां नहीं बताते तो वो तो फ़ौज की क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगा रहे हैं। दूसरे ये कि इलेक्शंस में जिस तरीके से धांधली हुई उसमें एस्टेब्लिशमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। तो ये तरीका जो है कि जी ठीक है, आप मेरी बात पे एतराज़ करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि वो, और बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी कही गई कि जो सूबाई ख़ुद मुख्तारी के अंदर दखल अंदाज़ी है। तो मेरे ख़्याल से हमें इस चीज़ को हल करना है और तरीक़ा निकालना है कि क्या किया जाए। लेकिन खान साहब क्या कहते हैं? मुझे अगर आप इजाज़त दें, मैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आपके पास भी आऊँगी। ये भी कहा गया है दैट वी आर विटनेसिंग अ हाइब्रिड मार्शल लॉ टुडे, अ हाइब्रिड मार्शल लॉ टुडे।
Not today, yesterday and day before yesterday and day before that. सर जरा There तारीफ was a कर दें आम judicial- शहरी के लिए, हाइब्रिड मार्शल लॉ क्या होता है? वो जो अंदर से, मतलब ऊपर से ना थोपा जाए, बल्कि शायद उनकी मुराद ये है, वो ख़ुद बेहतर तारीफ़ कर सकेंगे, लेकिन शायद मुराद ये हो कि जो अंदर से निकले, जो ऊपर से ना थोपा जाए। मार्शल लॉ ऊपर से थोपा जाता है डायरेक्टली, ये एक वो है कि जो, लेकिन उससे पहले आप जुडिशल मार्शल लॉ मुल्क के अंदर देख रहे थे किस तरीके से जुडिशरी जो काम कर रही थी और किस तरीके से लोगों को कुचला जा रहा था, और किस तरीके से हमारी जुडिशरी इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रही थी और बनी हुई थी। तो वो जुडिशरी जो थी उसकी, तो हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की अदलिया को मजबूत देखना चाहते हैं, हम प्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की, हम चाहते हैं कि फ़ौज का एहतराम किया जाए, लेकिन उसका सिर्फ एक सो अगर आप मुझे इजाजत दें सर, मैं इसकी जरा तशरीह कर, जी आम आदमी के लिए हाइब्रिड मार्शल लॉ एक आर्मी बैक्ड सिविलियन सेटअप होता है नाजरीन, जिसका इशारा खुर्शीद शाह साहब भी आज दे रहे हैं, जिसका इशारा मोहसिन दाब भी दे रहे हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये इशारे सबसे पहले जो हैं वोट को इज्जत दो के नारे से शुरू हुए, जिसके बाद आज हम देख रहे हैं कि वो नारा भी दम तोड़ चुका है और मुकम्मल खामोशी है। खबरें ये भी हैं कि ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर बनाने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। सबसे पहले क्या आप मुत्तफिक हैं ख्वाजा खुर्शीद शाह साहब के ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब को, और एक हाइब्रिड मार्शल लॉ है इस मुल्क में एज वी स्पीक? महर, इसमें जो अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजी आईएसपीआर की तरफ से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही कॉन्टेक्स्ट में ये सारी गुफ्तगू है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि रेलेवेंट भी हैं, और वो ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे आईएसपीआर बात करना उनका बनता है, उनका डोमेन बनता है। लाइक इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ें थीं और इंडिया के जो दावे थे उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थीं, और मदारिस भी, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे होता है और उसको हमें मेन स्ट्रीम लाइन में लाना चाहिए। ठीक है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर से लिंक्ड है तो उस पर भी है। अब जब एक सियासी जमात का के ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन और एक्यूजेशन आए हैं, तो मेरी समझ में एक बात आई है, वो ये है कि अगर हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं तो हमने इतना अरसा इंतज़ार क्यों किया? हमें तो कार्रवाई करके आवाम के सामने रखना चाहिए था कि जी ये हैं वो बैंकर्स, यहाँ से वो मनी ट्रेल गया, यहाँ से वो पैसा आया, ये वो लोग हैं, ये इस तरह पैसा इन्होंने यूज़ किया, ये मोहसिन दावड़ के पास पैसे आए, ये अली वज़ीर के पास आए, ये पशीन के पास पैसे गए, और इनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा इनको पकड़ के जेल में डाल देते। रियासत इस तरह काम करती है, रियासत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। ख़ास तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब आपने डील करना हो तो पॉलिटिकल पार्टी, और अब अनफॉर्चुनेट ये है कि इस गवर्नमेंट के पास ऐसे स्पोक्स पर्सन भी नहीं है जो कि सारी सिचुएशन को अकॉर्डिंगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। अब फरदौस आशिक साहिबा जो हैं वो पार्लियामेंट में तो नहीं बैठी हुई, वो तो स्पेशल असिस्टेंट हैं। अब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या ही बेहतर होता कि अगर हमने पीटीएम से रिलेटेड ये एलिगेशंस लेके जाने थे तो बेहतर ये होता कि हम इसको इस चीज़ के ऊपर एक सीरियस पार्लियामेंट की, ये मिनिस्टर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और वो जाके ये सारी चीज़ें रिवील करता। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी डीजी आईएसपीआर की, तो वो यूथ को एड्रेस कर रहे हैं। अब ये हम मान रहे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं कि यूथ का एक बहुत बड़ा चंक उनके साथ इंगेज्ड है। तो हमारे सामने माजी की इतनी एग्जांपल्स मौजूद हैं, हमारे सामने अरब स्प्रिंग मौजूद है, हमारे सामने कश्मीर की यूथ की अपराइजिंग मौजूद है। तो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, हमें इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करना चाहिए। और इसमें हमें फ्रंट लाइन पे हमें अपनी जो इंस्टीट्यूशन है, ख़ास तौर पे फ़ौज जो है, हमें उसको अभी डायरेक्टली कन्फ्रंट, मेरी अपनी राय ये कि उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करवाना चाहिए। बीच में पार्लियामेंट, बीच में ये जो सिविल अदारे हैं, ये एक बफर जोन का किरदार अदा करते हैं ताकि बात यहाँ तक पहुँचे ही ना कि कोई ये लोग अप फ्रंट एकदम डायरेक्टली मिलिट्री के अगेंस्ट साथ खड़ी हुई, जिस तरह आज पीपल्स पार्टी की क़यादत खड़ी हुई है, उनको एंगेज किया है। नैरेटिव जिस तरह मैंने कहा सर, वोट को इज्जत दो, खलाई मखलूक, ये सारी बातें तो सबसे पहले आगाज ही आपकी जमात ने किया था, मगर आपकी देखिए बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगे 4 कदम पीछे हो गए हैं। देखिए जी, पे एक बात यह है कि मैं अपनी ये राय ज़रूर दे रहा हूँ, ये मेरी पार्टी की कोई इस पे नहीं है कोई ये पॉलिसी के, मगर मेरा कहने का मतलब, लेकिन मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि देखिए ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश करना चाहिए था।
اور اس بات کے اوپر بجائے کہ ہمیں ان کو ڈائریکٹلی ISPR ایک ڈائریکٹ پریس کانفرنس کر دیتی ہے اور ان کو اتنے سخت الفاظ کہتی، وہاں پہ خود مان بھی رہے ہیں کہ یوتھ انوالو ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے عمل کا حصہ بھی نہیں ہے، جو فنڈنگ ہو رہی ان کو پتہ بھی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اپنے شہری انوالو اور میجر چنک ہے تو آپ ان کو ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرنا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سٹیپ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پولیٹیکلی طور پہ مسئلے کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا. ہمارے سامنے اس طرح کی کئی مسائل موجود ہیں. ہمارے پاس بلوچستان کا ایک ایشو چل رہا ہے، ہمارے پاس ویسے فاٹا کے ایشوز چل رہے ہیں. ہمیں ان ایشوز کے ساتھ ساتھ ایک نیا فرنٹ بڑے سوچ سمجھ کے کھولنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس ایلیگیشن ہیں تو ہمارے منسٹر جو بھی تھے وہ آتے، وہ ان کو کرتے. ایک چھوٹا سا وقت کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو شہباز گل صاحب آپ کی جانب آ رہے تھے. آج بدقسمتی سے کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو بحیثیت ایک ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے. محسن داوڑ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وٹنس کر رہے ہیں ایک ہائیبرڈ مارشل لا اس ملک کے اندر. اور اگر کوئی مکمل طور پہ خاموش تماشائی کے طور کے اوپر کھڑا ہے تو وہ یہ حکومت ہے جو اپنے ہی سٹیزنز کو یا اپنے ہی اداروں کو کہیں ایک طرف نہیں دکھائی دے رہی کہ ہمارے وزراء سامنے آئیں، کوئی آفیشیل موقف لیں، پرائم منسٹر بولیں جو دورے کر کر تھکتے نہیں ہیں ٹرائبل ایریاز کے سر. مگر ایک گروہ جو رائٹس بیس گروہ ہے جس کے اوپر شواہد موجود ہیں اداروں کے حوالے سے کہ یہ را اور NDS فنڈڈ ہیں، وہ شواہد پارلیمان میں لانا، ان کو بیک کرنا، ایک لیجیٹمائزڈ سلوشن کی طرف جانا، everything seems to be missing, sir. اوکے مہر، بہت شکریہ آپ کا. ایک تو ہمیں بہت سارا بخار ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کسی ہمارے ملک میں کسی خاص چیز کا نام ہوگا اور ہم نے کو اپنی جمہوریت انوینٹ کی ہے. یہ دنیا میں اور تو کہیں جمہوریت ہے نہیں اور ہم نے خود ہی انوینٹ کرنی ہے. بتائیے کتنی بار پارلیمنٹ میں ایسی چیزیں آتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، کتنی بار پارلیمنٹ میں ایسی چیزیں آتی ہیں فرانس میں، کتنی بار پارلیمنٹ میں ایسی چیزیں آتی ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں. آپ کی ملک کی جو نیشنل سیکورٹی if you want to quote America, France and United Kingdom, کتنی دفعہ ملٹری اسپوکس پرسن باہر آ کے آپ کو فورن افیئرس کے اوپر بھی بریفنگ دیتے ہیں، آپ کے اپنے گروہ کے اوپر بتاتے ہیں کہ کس کے خلاف کون سے. میں یہاں کنٹراڈکٹ کروں گا. بالکل دیتے ہیں. پھر آپ نے ان کو کبھی میرا خیال فالو نہیں سر، بالکل فالو کیے، بالکل دیکھا ہے. they are not in charge. memes بن رہی ہیں سوشل میڈیا کے اندر، پورا سوشل میڈیا فالو کیجئے سر. there is no existence of a government in this country, it seems. مہر، ایک تو ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. اٹس یور شو، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا، آپ نے سوال کیا، جواب دینے کا حق دیجیے. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. اگر میں ایسی بونگیاں مار رہا ہوں، بٹ لیٹ می آنسر دا کوسچن جو میں کر رہا ہوں. بالکل اگر آپ کی نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ 9/11 ہے یا کبھی بھی آپ کی نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں تو پینٹاگون بالکل فارن پالیسی کے ایریا میں جا کے بھی ڈیبیٹ کرتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں نے خود دیکھی ہوئی ہے وہ ڈیبیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتے ہوئے. ہر کنٹری میں ہوتی ہے. آپ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جب آپ کی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ آ کے وہ ڈیبیٹ کرتی ہیں. یہ انوکھی بات ہے. ہر چیز پارلیمنٹ میں لے آئیں. او بھائی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی پارلیمنٹ میں لائیں گے. آپ کا ان کیمرہ آپ کو بریفنگ ملتی، 5 منٹ بعد چینلز کے اوپر ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں. کیا ہم واقعی اتنے، ہماری ٹریننگ ہے اتنی، ہمارے ہاں لوگوں کو اتنی سینسٹیوٹیز ہیں کہ آپ نے اس میڈیا بریفنگ کو، ان کیمرہ بریفنگ کو، سوری میڈیا کہہ دیا میں نے، آپ نے باہر لیک نہیں کرنا. 5 منٹ میں لیک ہوتی ہیں. میں کسی کی انٹینشنز پہ شک نہیں کرتا، لیکن آپ کی کنٹری کے جو نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ معاملے ہوتے ہیں وہ ہر کنٹری انہیں بہت سیکرٹ رکھتی ہے، بہت محفوظ رکھنا چاہتی ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ شیئر نہیں کرنا چاہتی. So the fact of the matter is, گل صاحب اگر آپ اجازت دیجئے، جس طرح سے ہر دنیا کا سوشل ایشو جو ہے نا وہ at the end of the day, at the heart of it political ہوتا ہے. Every issue is political. اسی طرح سے in the country that we are، جو ہم جس ایک سچویشن سے گزر رہے ہیں، ایوری ایشو از آلسو نیشنل سیکورٹی ایشو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر. تو پھر اگر آپ کا وزیر تعلیم آ کے نہیں بتا سکتا کہ مدارس کو کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے، کس طرح مین اسٹریم کرنا ہے، ان کو کس طرح فنڈز مہیا کیے جائیں گے، اور کوئی اور کرتا ہے، اگر کوئی اور آ کے آپ کو آپ کے بائیلیٹرل ریلیشنز کا بھارت کے ساتھ بتائے اور کہے وی آر ریڈی فار ڈائیلاگ، یہ اناؤنس کرے، تو وائی ڈونٹ وی جسٹ سے ٹاٹا بائے بائے ٹو دا وزیر خارجہ. اگر آپ کو کسی اور نے آ کر بتانا ہے سر کہ اس ملک کے اندر ایک فلاں گروہ ہے، فلاں ہمارے شہری ہیں جو NDS اور را فنڈڈ ہیں، اور نہ کہ ہماری وزارت دفاع سامنے آئے، نہ کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز متحرک ہوں، ایک لیجیٹیمیٹ ڈیو پروسیس فالو ہو، I would totally understand what you're saying, sir. But right now, all you seem to be doing is justifying what has already happened.
अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि मैंने अभी टाइम मेजर किया एक वॉच पे, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ उतनी देर आप बोल रही हैं, तो ये 1-on-1 इंटरव्यू होना चाहिए था। Make it आई so, नो sir. यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट, आई नो यू हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, बट आप भूल गई हैं कि I have a lot of interest in every topic, sir. बात कीजिए, Yeah, खुल के बात कीजिए। I know that, but let's get back into this। जो आपकी बात देखिए, मैं हर कंट्री के अपने अपनी सिचुएशन होती है, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। हमारी सिचुएशन क्या है सर? हमारी सिचुएशन को आज हाइब्रिड मार्शल लॉ कहा जा रहा है। हमारी बिल्कुल हाइब्रिड मार्शल लॉ नहीं है। यहाँ पे हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। अगर आपके किसी इलाके में इंसर्जेंसी है और दुश्मन मुल्क जो है वो इस्तेमाल कर रहा है आपके अपने लोगों को और वहां पे पैसा फेंक रहा है और वो काम करवा रहा है जो लिबरलिज्म के नाम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर आपकी नेशनल सिक्योरिटी को अटैक किया जा रहा है, तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा उसे? किसी भी मुल्क में आपकी आर्म फोर्सेस उसमें मुकम्मल तौर पर। तो आपको लगता है आज पीपल्स पार्टी की क़यादत जो उनसे मिली है गलत मिली है? किनसे मिली है? पीटीएम के लीडर से। अच्छा, जो आप देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनको हो सकता पता ही ना हो पीछे क्या हो रहा है। अगर उन्हें पता हो तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। कल हमने इंटरव्यू किया पीटीएम की पीपल्स पार्टी की क़यादत को। यू रियली थिंक कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ? द बिगेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द लास्ट 24 आवर्स। मेरे ख्याल में जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कोई ऐसी मायूब बात उन्होंने नहीं कर दी जितना हमने उसके ऊपर हल्ला बोल दिया है। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की साइड से कंट्री को जो थ्रेट्स आ रहे, देखिए आपकी एवॉल्व हो रही है सिचुएशन आपकी पूरी दुनिया में। आपके यहाँ अब उस तरह की वॉर नहीं हो रही जैसे पहले होती थी, या फिर फिफ्थ जनरेशन टेररिज्म का था। अब आपकी डिफरेंट किस्म की वॉरफेयर है। उसे कोई फिफ्थ जनरेशन कहता है, कोई कुछ कहता है उसे। बहरहाल अब एक कंप्लीटली डिफरेंट किस्म की वॉरफेयर है। अब उसमें आपके तमाम इदारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। मैं एक डेमोक्रेट हूं और मैं बहुत ही कदर की निगाह से देखता हूं जो हमारी आर्म फोर्सेस का रोल रहा है, ना सिर्फ टेररिज्म को फाइट करने में बल्कि आप ये कहते हैं तो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। आपके लहजे से लगता है जैसे बाकी शो के अंदर लोग नहीं एक्सेप्ट करते। सर आंखों पे है सर, ये शहादतें हमारी सर आंखों पे हैं। बाकी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं करते। मैंने तो किसी के बिहाफ पे ओपिनियन नहीं दे रहा। मैं तो आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हम सबको ओपिनियन है। अपना रोल प्ले करता है बहर, अगर कोई अपना लेजिटिमेट रोल प्ले करता है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम तो पूछ रहे हैं जिसका रोल है जो अदा करने, तो वो अपना लेजिटिमेट रोल क्यों नहीं अदा कर रहा? इससे ज्यादा हम Where is the Prime Minister? Where is the Minister for Defense? Where is the Minister for Foreign Affairs? Where is the Minister for Education, sir? Prime Minister is everywhere and he is doing what is needed to be done. Okay. जिन इदारों का जो काम है let them do। आपकी जमहूरियत इतनी जल्दी खतरे में क्यों पड़ जाती है? हम तो नहीं फील कर रहे कि हमारी जमहूरियत खतरे में पड़ी। सर ये सवाल कल ऑपोजिशन से पूछा गया। कल हमारे शो पे, दीगर शोज पे ये सवाल उठाए गए कि डिफेंस सेक्रेटरी और है जी। अच्छा, ऑपोजिशन का क्या मामला है सर? हर मामले पे जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है उन्होंने इस टाइम आपको पुश बैक करना है उस अकाउंटेबिलिटी को रोकने के लिए, और जो भी बहाना मिल जाए उन्होंने हर उस चीज को इम्प्लीकेट करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ द डे को, या आपकी जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो नैब हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो आपके सिक्योरिटी एजेंसी हो, कोई भी अदारा हो स्टेट का। एक्चुअली उन्होंने इस टाइम करंट गवर्नमेंट को इम्प्लीकेट करना है और गवर्नमेंट क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए, मैं मोहसिन शाहनवाज साहब और ताज हैदर साहब, अगर आप दोनों भी इजाजत दें तो गिल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मकसद हमें इम्प्लीकेट करना है। तो एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिस बड़े बड़े इश्यूज हैं जो अभी तक अननोटिस गए हैं बाय नैब या अनफॉर्चुनेटली उतना मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे। एक दफा मुलायजा कीजिए, फिर बात करते हैं कि इन इश्यूज को कब एड्रेस किया जाएगा। मुलायजा कीजिए। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली के नारे से वजूद में आने वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शफाफियत का हाल ये है कि 48 अरब की लागत से अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया BRT का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करना था, मगर 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे की लागत 48 अरब से तजावुज करके 70 अरब तक जा पहुंची। तारीख पर तारीख देने वाली सूबाई हुकूमत ताहाल मंसूबे की हतमी तारीख देने की पोजीशन में नहीं कि बस स्टेशन में खामियां हैं तो अंडर पासिस में संगीन कोताहियां। क्यास यही कि ये मंसूबा नवंबर तक मुकम्मल होगा, लेकिन तब तक इसकी लागत बढ़कर 100 अरब से तजावुज कर सकती है। नैब के आर्टिकल 9 के तहत मंसूबे की लागत में इजाफा कानूनन जुर्म है और आर्टिकल 10 के तहत ये काबिल सजा जुर्म भी। लेकिन मंसूबे में ताखीर, कमीशन और करप्शन के मुबैना इल्जामात और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त के बावजूद नैब तहकीकात से गुरेजा है और सूबाई वजीर इत्तलात फरमाते हैं
कि करप्शन साबित करें। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं तो बार बार असेंबली में भी चैलेंज कर चुका हूँ कि एक पाई की करप्शन बता दे। पीटीआई के खिलाफ मुबैना करप्शन का दूसरा बड़ा स्कैंडल बिलियन ट्री मंसूबा है। पीटीआई का 1 अरब 20 करोड़ दरख्त लगाने का दावा भी ढोंग निकला। वजीर आजम के चीन पहुँचते ही 1 अरब दरख्तों का ये मंसूबा 5 अरब तक जा पहुँचा। Last 5 years, we planted over 1 billion trees in one of our provinces. 5 billion trees in one of our provinces called KP. 20 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के मुताबिक बिलियन ट्री मंसूबे के 90% पौधे गायब हैं। बन्नू के चक मामा खेल की 8000 कनाल अराजी पर लगाए गए पौधों से आधे गायब। नाली चक के मुकाम पर 10 लाख पौधे रिकॉर्ड में जाहिर, मगर मौके पर 1000 भी नहीं। पार्लिमानी कमेटी के 4 साइट्स के दौरे के बाद नतीजा ये कि मजमूई तौर पर 10 करोड़ पौधे भी जमीन पर मौजूद नहीं हैं। रिकॉर्ड में मजदूरों की उजरत 15,000 रुपए जाहिर की गई, जबकि उन्हें सिर्फ 5,000 दिए गए। इन मुबैना गपलों और करप्शन के बावजूद मगर नैब खामोश है। करप्शन और माल बनाने वालों ने और तो और मरीजों को भी नहीं छोड़ा। अद्वियात की कीमतों में अचानक 100 से 300% इजाफा करके उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया और खुद जेबें गरम की। इस मुबैना करप्शन के खिलाफ अलबत्ता चेयरमैन नैब नोटिस ले चुके हैं। डीजी नैब रावलपिंडी को मामले की तहकीकात का हुक्म भी दिया जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरों को चोर कहने वाली पीटीआई अपनी मंजी थले डांग कब फेरेगी और नैब बीआरटी और बिलियन ट्री मंसूबों में मुबैना करप्शन पर बिला इम्तियाज कार्रवाई कब करेगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? मैं आपके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने आखिर में ये जो लाइन कही है ना कि ये पीटीआई अपनी मंजी थले डांग कब फेरेगी, तो वो उन्होंने जो लाइन कही है ना, वो वाकई मैं इस रिपोर्टर को शाबाश देता हूँ। इतना जबरदस्त बिल लाए हैं लोकल बॉडीज का, इससे बड़ी जमहूरी सोच क्या है? आपको तो धक्के दे दे के सुप्रीम कोर्ट ने करवाया था सारा काम लोकल बॉडीज के लिए। देखें, अब सुप्रीम कोर्ट के जो कहे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो लोकल गवर्नमेंट्स बनी और इलेक्शन हुए, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मर्ज कर चुका है इन एक्ट्स में जो कि पिछली असेंबलियों ने पास किए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इनडायरेक्टली ये वायलेशन होगी। अब चैलेंज तो करेंगे उसके ऊपर, अब हमारी स्ट्रेटजी बनी कि उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे। जी, हमजा शहबाज शरीफ कह चुके हैं अदालत जाएंगे। इस पे गिल साहब का भी व्यू लेते हैं, क्योंकि उसका जो टेन्योर है उसके ऊपर वो लॉ नहीं अप्लाई करता। टेन्योर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हम समझते हैं कि जो ऑर्डर है वो अप्लाई करेगा। 4 साल और अब इसको ना 5 साल से कम करके वो ऑपोजिशन की सजेशन पे किया है। नहीं, देखें गिल साहब, ये ऑपोजिशन की सजेशन पे आपने किया है ना 5 से 4 साल। जी, मुझे इजाजत है बोलने के लिए? जी सर, है, गो। अच्छा, और होपफुली आप मुझे उसी तरीके से मौका देंगी जैसे आपने रांझा साहब को दिया है, इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो मैं जी तो उसमें पहला जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि रांझा साहब भी मुझे बड़े उसी तरह से सुनेंगे जैसे मैंने इन्हें सुना। उसमें देखिए, ये इनकी बात ठीक है कि हमें मंजी के नीचे टांग फेरनी चाहिए और गाय बगाए खान साहब फेरते रहते हैं। और इस दफा मुझे डर है कि कहीं फेरे तो कोई रांझा साहब जैसे ना निकल के भागना पड़े नीचे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी पार्टी में आ जाते हैं ना कि जो नीचे बैठ जाते हैं और आपको पता नहीं था जब डांग फिरती तो उठ के भागना पड़ता है। तो नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ ना, आई विल नॉट। इन्होंने डायरेक्टली बात की है। गिल साहब, आपने कहा रांझा साहब जैसे, ना, आपने रांझा साहब जैसी बात की है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे खानदान में और मेरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने आज सियासी जमात चेंज की हो। मैं कोई लोटा नहीं हो, ना मेरे खानदान में लोटा है। आपकी पूरी पार्टी लोटों से भरी हुई है और आप खुद भी लोटे हैं। आप किस तरह बात करते हैं कि मुझ पे पर्सनली तौर पे मुझ पे अटैक करते हैं? आप हैं कौन? आपने आज तक कोई बल्दियात का इलेक्शन लड़ा है? आप बीडी के मेंबर नहीं बन सकते। आपको यहाँ पे उठा के उन्होंने बना के अपना वजीर मुशीर बना दिया है। आपने बल्दियाती इलेक्शन छोड़ दे। आपने चीजें क्या की हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है सियासत में? आपका सियासत का बैकग्राउंड क्या है? आप जैसे आपका सियासत का बैकग्राउंड, आपको सियासत में लेके कौन आया है? आप आए कहां से हैं? आपका सियासत का सफर क्या है? आपने कभी कोई इलेक्शन लड़ा है? आप बात तो करने देना सर। आप मुझे अपनी पॉलिटिकल
آپ مجھے اپنی پولیٹیکل جرنی بتائیں, آپ نے سیاست کا سفر کیا کیا ہے, آپ ہمیں سیاست میں لیکچر دے رہے ہیں, آپ کمال بات کر رہے ہیں. حذف کر لیتے ہیں ہم تمام تر ذاتیات کے اوپر ایسے جملے. جی بھائی بات یہ کہ ابھی یہ ذاتیات پہ بات کریں گے تو مجھے آپ جیسوں کو مجھے شٹ اپ کال دینی آتی ہے. اوکے رانجھا صاحب, میں نے تو آپ کو ایک جواب دیا بات کرنے میں. نہیں, جواب آپ نے دیا رانجھا صاحب جیسے, ٹیک یور ورڈز بیک. اوکے حذف کر لیا ہم نے, غیر پارلیمانی زبان ہم نے حذف کر لی ہے. میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہا, اور آپ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ. آپ کا یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ میرے خاندان کو مجھے جانتے ہیں. دیکھیے ہماری, ہم 1985 سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں. جی بالکل. یار گل صاحب, میرے پاس وقت کی قلت ہے, گل صاحب کو پوائنٹ کرنے دیجیے. مجھے تاج حیدر صاحب بات تو کرنے دینا. ہاں اتنے ریفلیکس نہیں ہو گئے, بات تو کرنے دے گا. اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ BRT ہو بہن یا کچھ بھی ہو, ہم بالکل اوپن ہے. ہم کبھی بھی مجھے نہیں کہیں گے, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو قائد اعظم ثانی ہیں, ہم نے تو کرپشن کی نہیں. میری تو لندن کیا کہیں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. ہمارے BRT نے کسی نے کرپشن کی, لٹکے گا. جس طریقے سے ہم نے پہلے ریزائن لیے, لیں گے دوبارہ ریزائن. ہم اسی ملک میں حکومت کر رہے ہیں نا, اسی ملک کے شہری ہماری پارٹی کے بھی ممبر ہیں. بالکل کرپٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کی بات ٹھیک ہے, نیچے بیٹھے ہو سکتے ہیں ایسے لوگ بھی. ٹانگ پھیریں گے تو وہ نکلیں گے, ان کو سزائیں بھی ہوں گی. آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارے لیڈر اور آپ کے لیڈر کا کوئی موازنہ موجود ہے؟ گل صاحب میں لاہور آ جانا, میں لاہور نہ توڑے کو تسی ڈانگ پھیر لیا. نہ کریں نا بات کرنے, نہ میں کہہ رہا ہوں نا بات, میں آ جانا لاہور کرنے دے. میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں. اب بات ہی نہیں کرنے دے رہے یار. وہ لاہور آ رہے ہیں نا سر, بیٹھ کے آرام سے گفتگو کیجیے گا. ڈانگ پھیر لیں منجی پہ ہی بیٹھ کے. اوکے, منجی پہ مجھے سیلفی بھی بھیجنی ہے. مگر my deepest sincerest apologies to you Taj Haider صاحب. As I said, you're too I hold you in really high esteem sir. میں معذرت چاہتی ہوں, میرے پاس آج وقت نہیں رہا. میں بہت فکر مند ہوں. پختونخوا میں یہ صورتحال ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داری اگر پوری نہیں کر رہی اور پارلیمنٹ کے فورم پہ آ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر رہی تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے. جی, How can the general succeed where politicians are failing? دوسری, جو ابھی 3-4 دن پہلے اس شہر سے جہاں 21 سیٹوں میں سے 14 سیٹیں تحریک انصاف کو دی گئی تھیں, وہاں اگر یوم تاسیس ہوتا ہے تو وہاں کرسیاں چلتی ہیں. دونوں گروپ ایک دوسرے پر کرپشن کے الزام لگاتے ہیں. میں فکر مند اس لیے ہوں کہ اس سے سیاسی عمل کمزور ہوتا ہے اور اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے. جی اچھا, پھر کوئی بات اگر سمجھاؤ تو یہ لڑنے لگتے ہیں. تاج حیدر صاحب, آج وقت ختم ہو گیا ہے, بٹ آئی ول انوائٹ یو ویری اسی کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے. تاج حیدر صاحب نے بھی بڑی وزنی باتیں کی ہیں. ہاؤ کین دا جنرلز ایکسیڈ ود دا پولیٹیشنز فیل, یعنی کہ وی ڈو ناٹ نیسسریلی نیڈ ملٹری اسٹریٹجسٹ رائٹ ناؤ, وی نیڈ سویلین اسٹریٹجسٹ ان دا کنٹری رائٹ ناؤ. وی نیڈ پولیٹیکل سولوشنز. تصادم کی طرف نہیں بڑھنا, ہیڈ آن کولیجن نہیں کرنی. اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ جو ہے اس کا اور گہرا ایک تاثر نہیں ملنا چاہیے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.